जो मेम्ब्रेन की पोजीशन होगी, मतलब जो लोकल डैमेज करेगा डिप्थीरिया, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का डिप्थीरिया है। और यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट या क्लासिफाई करने से ये भी फायदा हो जाएगा कि अगर टॉन्सिलोफेरेंजियल है तो कितना आगे चल के इसको ट्रीट करना है, कितने दिन तक, या इसमें एंटी डिप्थीरिया सीरम कितना देना है, या इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, है ना। तो इसको मैनेजमेंट इस पे डिपेंड रहेगा, इसलिए हम लोग इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहली लाइन लिखते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ सीडो मेम्ब्रेन्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इंफेक्शन। देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन is based on location of pseudomembrane, location of pseudomembrane, that is on the basis of local injection, that is on the basis of local infection। लोकल इन्फेक्शन का ये मतलब हुआ कि जहां पे कॉर्नीबैक्टीरियम इनहेबिटेट किया है, मतलब जहां पे वो डिवाइड कर रहा है, जहां से वो टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है। इसका मतलब जो लोकल इन्फेक्शन होगा वहां पे डबल डैमेज होगा। एक तो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, वो टिश्यू नेक्रोसिस कराएगा, दूसरी चीज वहीं पे टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है, तो वो भी आसपास की जो नर्व्स होंगी बीइंग न्यूरोटॉक्सिक, उनको डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगली लाइन, at local site there is massive tissue destruction, massive tissue destruction, first by Corynebacterium diphtheria and second by the local effect of toxins, local effect of toxins। Example, palatal paralysis, palatal paralysis resulting into formation of a pseudomembrane as well, pseudomembrane as well, है ना। तो हम लोगों ने देख लिया कि जहां पे भी हम लोगों को सीडो मेम्ब्रेन दिखेगी, उसके बेसिस पे हम लोग कह देंगे कि टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया है, कि नेजल डिप्थीरिया है, कि लैरेंजियल डिप्थीरिया है। तो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन, केवल हम लोग ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि लोकल साइट क्या है। यहाँ पे अगर डिप्थीरिया होगा तो कितना टॉक्सिन ब्लड में भेजा होगा, तो आगे चल के कितना हम लोगों को एंटी डिप्थीरिया सीरम देना पड़ेगा, है ना। और इस मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है कि whenever this pseudo membrane is dislodged, मान लीजिए आपने इस सीडो मेम्ब्रेन को थोड़ा सा खुरच दिया वहां से, तो क्या होगा, ये ब्लीड करेगा, उसके नीचे ब्लीडिंग होने लगेगी। it may result into massive bleed, और ये जितना भी ब्लड निकलेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, सारा का सारा ब्लड आप एस्पिरेट कर सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, चोक कर सकता है इंसान और उसकी डेथ हो सकती है। तो ये मेम्ब्रेन अगर रप्चर होके कहीं और चली जाए तो इससे दो नुकसान है। एक तो मेम्ब्रेन आपकी मैकेनिकली ब्लॉक कर देंगे एयरवे या इसोफेगस वगैरह को। दूसरी चीज ये होगा कि जैसे ही मेम्ब्रेन को आप वहां से डिसलॉज करोगे, वहां पे ब्लीडिंग शुरू होगी, ठीक है। जब ब्लीडिंग शुरू होगी तो फिर वो ब्लीडिंग में जो भी ब्लड आएगा वो कहीं ना कहीं जाके एस्पिरेट हो जाएगा। अगर वो चलो जीआईटी में गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, लंग्स में चला जाएगा, तो फिर न्यूमोनाइटिस करा देगा या तुम्हारा ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो जाएगा। तो यहाँ ये कहने का मतलब है, जब भी सीडो मेम्ब्रेन को आप डिसलॉज करोगे तो ब्लीड होगा। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये किसी और रीजन से, किसी और इन्फेक्शन से
सीडो मेम्ब्रेन बनी थी या डिप्थीरिया की सीडो मेम्ब्रेन है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे आप सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है membranous tonsillitis by streptococcus. Due to this, we can differentiate it from membranous tonsillitis caused by streptococcus. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग समराइज कर लें तो अगर आप सीडो मेम्ब्रेन को डिसलॉज करिए, अगर ब्लीड आ जाए तो इसका मतलब ये डिप्थीरिया है। अगर आप मेम्ब्रेन को या सीडो मेम्ब्रेन को डिसलॉज करिए और कोई ब्लीड ना आए, इसका मतलब मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है, नो ब्लीड। इसका मतलब ये जो सीडो मेम्ब्रेन बनी थी वो स्ट्रेप्टोकॉकस के इन्फेक्शन से बनी थी, वो ज्यादा डेंजरस नहीं होगा। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस टॉन्सिल दैट इज मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, इसको कहते हो आप मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ, वहां नेक्रोसिस हुआ और वहां मेम्ब्रेन बन गया। तो अगर स्ट्रेप्टोकॉकस से ऐसी मेम्ब्रेन बनती तो आप उसको मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कहते हो। ठीक है, दिखने से दोनों सीडो मेम्ब्रेन ही लगेंगी। अगर डिसलॉज करने की कोशिश करोगे, ब्लीड कर रहा होगा, तो इसका मतलब है ये आपका डिप्थीरिया का सीडो मेम्ब्रेन है। अगर डिसलॉज करोगे कोई ब्लीड नहीं होगा, इसका मतलब ये स्ट्रेप्टोकॉकस की सीडो मेम्ब्रेन है और इस डिसीज को कहते हैं मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो पहला हम लोग देख लेते हैं लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मेम्ब्रेन बनती, सबसे ज्यादा कॉमन होता है टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया। लिख लेते हैं टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया। ठीक है, इसी को फॉसियल डिप्थीरिया भी कहते हो, फॉसियल डिप्थीरिया। ठीक है, जो टंग के पीछे का पार्ट होता है उसको फॉसियल बोलते हो, फॉसीज बोलते हो। तो इसको फॉसियल डिप्थीरिया या टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया। हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था वो इसी का देखा था। टॉन्सिल्स और फेरिंग्स के आसपास आपको व्हाइट मेम्ब्रेन दिख रही थी, तो अगर वहां दिख रही है तो टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया है। यही मेम्ब्रेन और नीचे जाके लैरिंग्स के आसपास दिखे तो लैरिंजियल डिप्थीरिया है, और आगे दिख जाए, नॉस्ट्रिल्स में दिख जाए, तो आप कह देते हो नेजल डिप्थीरिया है। तो एक बार इसके डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाया गया था। यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ, ये यूला है, पीछे इसके ये पेलेटाइन टॉन्सिल्स है। तो यहाँ पे आपको एक व्हाइट मेम्ब्रेन दिख रही है और किनारे किनारे भी दिख रही है ना। तो ये आपका फॉसियल डिप्थीरिया है या टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया है। और नीचे लैरिंग्स में जाके मेम्ब्रेन मिलती तो वो आपका लैरिंजियल डिप्थीरिया हो जाता, और ऊपर नॉस्ट्रिल्स में मिलती तो आपका नेजल डिप्थीरिया हो जाता। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया है। तो यहाँ पे जो ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन बनेगी वो टॉन्सिल और फेरिंग्स में बनेगी, लेकिन ये एक्सटेंड होके यूला तक जा सकता है, सॉफ्ट पैलेट तक जा सकता है, लैरिंग्स तक जा सकता है। लिख लेते हैं हियर मेम्ब्रेन is formed over tonsils and pharynx, tonsils and pharynx, but it may extend to soft palate। ये सब आप लोग समझ रहे होंगे, यूला और लैरिंग्स। यहीं से आप जान सकते हो अगर ऐसा किसी को फॉसियल डिप्थीरिया हुआ तो मेन जो सिम्टम आएगा वो क्या आएगा, सोर थ्रोट आएगा।
तो यहाँ पे जो मेन सिम्टम आएगा लिख लेते हैं हम लोग, देयरफॉर फर्स्ट सिम्टम इज सोर थ्रोट। पेशेंट को लगेगा कि उसका गला खराब हो गया है, ठीक है, अभी डिप्थीरिया तो सोच ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ मेम्ब्रेन बन गई है तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, जैसे थोड़ा बहुत क्या होगा, कोई भी चीज निगलने में दिक्कत होगी, है ना। और दूसरी चीज ये है, जो टॉक्सिन यहाँ था, टॉक्सिन ने यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट लैरिंग्स को पैरालाइज कर दिया, ठीक है। सेकेंड चीज लिख लेते हैं, टॉक्सिन्स बीइंग न्यूरोटॉक्सिक as well paralyze soft palate, इसी को पैलेटल पैल्सी कहते हो, पैलेटल पैल्सी और लैरिंग्स, ठीक है, या फेरिंग्स। तो जिस जिस चीज को आप पैरालाइज कर दोगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। पहला सिम्टम तो आपका सोर थ्रोट हो गया। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, अदर सिम्टम्स बेसिस ऑन क्या क्या पैरालाइज किए हो, अदर सिम्टम्स आर, क्या होगा, चेंज इन वॉइस होगा, है ना, चेंज इन वॉइस क्योंकि आपने लैरिंग्स को इन्वॉल्व कर लिया है, और डिफिकल्टी इन सॉलोइंग होगा क्योंकि फेरिंग्स को इन्वॉल्व कर लिया है, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। देखो अभी तक मैंने कहीं फीवर की बात नहीं की है। देखो यहाँ बैक्टीरिया तो लोकली डिवाइड करता है और वो टॉक्सिन रिलीज कर देता है बॉडी में, है ना। तो जब वो टॉक्सिन रिलीज कर देगा बॉडी में तो इससे क्या होगा, सेप्टिसीमिया नहीं होगा, टॉक्सीमिया होगा। तो वो जहां जहां जाएगा वहां वहां किसी ऑर्गन में टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फीवर इज सीन in only half of patients, in only half of the patients। अब आप ही देख रहे हो कि यहाँ पे इतना ज्यादा डैमेज हो गया, इतनी बड़ी मेम्ब्रेन बन गई है जो कि कुछ आपके लैरिंग्स तक चली जा रही, कुछ सॉफ्ट पैलेट पे, कुछ यूला पे, कुछ अपने टॉन्सिल्स पे, कुछ पोस्टीरियर फेरिंग्स पे। यहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन भी होगा, है ना। जब लोकल इन्फ्लेमेशन होगा तो यहाँ पे एक अपीयरेंस और मिलेगा कि जो गला है वो काफी मोटा सा फूल जाएगा। तो आप इस चीज को कहते हो बुल नेक, ठीक है, बुल नेक। bull neck may be present due to soft tissue edema and submandibular lymphadenopathy। समझ गए। अब यहाँ सब इतना ज्यादा टिश्यू डैमेज हो रहा है तो जो लिम्फ नोड्स होंगे वो भी रिएक्टिव लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे, व्यूला के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू होगा, फेरिंग्स के आसपास जो सॉफ्ट टिश्यू होगा, वहां स्वेलिंग आ जाएगी। इसकी वजह से नेक में काफी स्वेलिंग मिलेगी। आप इसी कंडीशन को कहते हो, अभी ऊपर आपने डायग्राम देखा भी था, बुल नेक डिफॉर्मिटी। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये चीज है। यहाँ बच्चे का आप नेक देख पा रहे हो, नेक आपका क्या है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है क्योंकि अंदर काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस वजह से डिप्थीरिया में आप कहते हो सब मैंडिबुलर सर्वाइकल लिम्फ नोड और सॉफ्ट टिश्यूज आपके काफी ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो जाएंगे। तो उसकी जो शैडो मिलेगी या जो अपीयरेंस मिलेगा उसे आप बुल नेक अपीयरेंस कहोगे। डिप्थीरिया के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जहां पे मेम्ब्रेन बनेगी उसके बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मेम्ब्रेन टॉन्सिल और फेरिंग्स पे बन रही तो हम लोगों ने टॉन्सिलो फेरेंजियल डिप्थीरिया या फॉसियल डिप्थीरिया कह दिया। जो मेम्ब्रेन होगी वो पैलेट और टॉन्सिल पे तो बनेगी ही, सॉरी, फेरिंग्स और टॉन्सिल पे। इसके अलावा एक्सटेंड कर सकती है पैलेट पे, यूला पे, पोस्टीरियर फेरिंग्स पे या लैरिंग्स पे। फेरिंग्स डिस्टर्ब है तो सॉलोइंग नहीं हो पाएगा, लैरिंग्स डिस्टर्ब है तो चेंज इन वॉइस होगा, है ना। या हो सकता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी लिख लेते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो इतना हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके अलावा
अगर मान लीजिए नॉस्ट्रिल में मेम्ब्रेन बन गई तो आप उसको नेजल डिप्थीरिया कहोगे। सेकंड देख लेते हैं हम लोग, नेजल डिप्थीरिया। यहाँ पे मेम्ब्रेन कहाँ पे बन जाएगी, टॉन्सिल में, सॉरी नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल में बन जाएगी तो यहाँ पे भी टिश्यू डैमेज होगा। तो यहाँ पे आपको यूनिलेटरल और बाइलेटरल नेजल डिस्चार्ज मिलेगा, ब्लड मिक्स्ड वाटरी नेजल डिस्चार्ज, ब्लड मिक्स्ड वाटरी नेजल डिस्चार्ज। इसी को आप कहते हो सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज, वाटर और ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, नोन एज सीरो सैंग्विनस। सीरो मतलब सीरस है पानी जैसा, और सैंग्विनस मतलब ब्लड जैसा, सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज। तो अगर एक नॉस्ट्रिल में मेम्ब्रेन बनी है तो एक नॉस्ट्रिल से डिस्चार्ज होगा, दोनों नॉस्ट्रिल में मेम्ब्रेन बन गई तो दोनों नॉस्ट्रिल से डिस्चार्ज होगा, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, कफ या स्नीजिंग होगा, वो सब अंडरस्टूड है। थर्ड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लैरिंजियल डिप्थीरिया। लैरिंजियल डिप्थीरिया, देखिए लैरिंजियल डिप्थीरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे मेम्ब्रेन आपकी लैरिंग से बन गई है, तो ना वो बोल पाएगा ना वो ढंग से सांस ले पाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, it will cause respiratory distress, respiratory distress, है ना। इसके अलावा और क्या करेगा, चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस। इसके अलावा क्या कर सकता है, कफ। तो जो कफ होता है वो बार्किंग कफ होता है, ऐसे लगता है कोई इंसान भौंक रहा है, बार्किंग कफ, बार्किंग कफ। तो हम लोगों ने 3 पोजीशंस पे सीडो मेम्ब्रेन देख लिया है, और इन तीनों पोजीशन पे अगर सीडो मेम्ब्रेन होगी तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। यहाँ कहने का ये मतलब है, जहां सीडो मेम्ब्रेन बन रही वहां बैक्टीरिया खुद ही मल्टीप्लाई कर रहा है और वहां टॉक्सिन्स भी रिलीज कर रहा है, तो टिश्यू डैमेज ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से सीडो मेम्ब्रेन बन जा रही है। सीडो मेम्ब्रेन जो जो चीजों को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी उससे रिलेटेड आपको सिम्टम्स आएंगे। अभी यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कुछ टॉक्सिन आपको याद होगा वो ब्लड में जा चुका है। ब्लड में जाएगा तो कार्डियक सिस्टम और नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतना जान लिया हम लोगों ने कि जो प्राइमरी डिसीज है, जो सीडो मेम्ब्रेन बनी है, वो जहां जहां बनी है उससे रिलेटेड क्या क्या सिम्टम आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो आप लोग कॉम्प्लिकेशंस सोच पा रहे होंगे कि कॉम्प्लिकेशंस टॉक्सिन्स की वजह से होंगी या डायरेक्टली सीडो मेम्ब्रेन की वजह से होगी। तो पहले कॉम्प्लिकेशन से लिख लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बाय सीडो मेम्ब्रेन। आइए आप लोग आगे, कॉम्प्लिकेशंस। लोकल एंड सिस्टमिक, लोकल एंड सिस्टमिक। अब देखिए लोकल जो होगा वो तो मेम्ब्रेन की वजह से आएगा, है ना, ड्यू टू सीडो मेम्ब्रेन। सीडो मेम्ब्रेन किसकी वजह से बना है, बैक्टीरिया की वजह से भी बना है, प्लस टॉक्सिन की वजह से बना है ना। और जो आपके सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस होंगे वहां बैक्टीरिया नहीं जा रहा है, वहां पे आपका क्या जा रहा है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो ड्यू टू टॉक्सिन ही होगा। और ये टॉक्सिन मेनली आपका कार्डियोटॉक्सिक होता है और न्यूरोटॉक्सिक होता है। यहाँ लिख लेते हैं, मेनली कार्डियोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक, ठीक। अब देखिए जो पहले कॉम्प्लिकेशन की हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन की, तो जो लोकल जहां पे सीडो मेम्ब्रेन होगी उसकी वजह से हो सकता है। मान लीजिए सीडो मेम्ब्रेन एक्सटेंड करते करते ट्रैकिया और लैरिंग्स पे चला गया, तो अब आप ब्रीथ कैसे कर पाओगे, है ना। तो आपका एयरवे पेटेंट नहीं है, ब्रीथ आप कैसे करोगे, है ना। ओरोफेरिंग्स से नेजोफेरिंग्स में कोई चीज जाएगा, फिर उसके बाद आपके ट्रैकिया में जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा, फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में जाएगा। तो अगर आपका ट्रैकिया ब्लॉक हो गया, लैरिंग्स ब्लॉक हो गया, तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहला कॉम्प्लिकेशन जो होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बाय सीडो मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
ऑब्स्ट्रक्शन बाय सीडो मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर मान लीजिए सीडो मेम्ब्रेन ट्रैकिया पे पहुंच गई, लैरिंग्स पे पहुंच गई, तो फिजिकली ब्लॉक कर देगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, मान लीजिए ये इंसान है, अब यहाँ पे एक दो काम कर सकते हो। ये मान लीजिए ट्रैकिया है आपका, ठीक है, यहाँ ट्रैकिया बना दिया हमने, ट्रैकिया से ही एयर जाती है अंदर। एक काम ये कर सकते हैं, मान लीजिए सीडो मेम्ब्रेन थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो आपने एक ट्यूब डाल दिया ऐसे, एक ट्यूब डाल दिया आपने ऐसे यहाँ से, और जो भी सीडो मेम्ब्रेन था उसे ओवरकम करते हुए आपने ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कर दिया। तो ये आपका माउथ से ट्यूब गया है ना, थ्रू माउथ, ये हो गया आपका ट्यूब थ्रू माउथ, ट्यूब थ्रू माउथ टू ट्रेकिया। अब वो इस ट्यूब से सांस ले लेगा, इसको आप वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दोगे, है ना। तो अगर मान लीजिए उसमें कोई मेम्ब्रेन थी जो डिसलॉज होकर ट्रैकिया में चली गई थी, या ट्रैकिया को ढक लिया था, एपिग्लॉटिस पे चली गई थी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्यूब डाल दीजिए। जब अब ये ट्यूब से सांस लेगा, हो सकता है सांस ना ले पा रहा हो, तो इस ट्यूब को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दीजिए। इसको आप कहते हो इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन बाई एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडो मतलब अंदर, ट्रैकिया का मतलब ट्रैकिया हो गया, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब बोलते हैं आप इसको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो आप एक ट्यूब डाल देंगे जिसको कहेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब है, ताकि जो रास्ता है, जो स्पेस है सांस लेने के लिए, वो पेटेंट रहे। इसके अलावा मान लीजिए मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा रिजिड है कि आपको लग रहा है कि अगर उसको टच करेंगे तो ब्लीड कर जाएगा, तो सेकेंड कंडीशन देख लीजिए, ये शायद कोई इंसान ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका ट्रैकिया है, ये आपका ट्रैकिया है, मैंने कह दिया यहाँ पे मेम्ब्रेन है बड़ी सी, ये मेम्ब्रेन है। आप नहीं, इधर से कोई पाइप नहीं ले जा पा रहे हो, इधर से कोई पाइप नहीं जा पा रही है, ठीक है, और इसको ज्यादा छेड़ोगे तो ब्लीड भी करेगा। ये आपका ट्रैकिया है। मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पे क्या करो, ट्रैकिया में होल बना दो एक, यहाँ पे नेक पे एक इंसिजन दो, यहाँ पे होल बना दो। इसको आप कहते हो ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकिया को आपने कट कर दिया, तो इसको आप कहते हो ट्रैकियोस्टमी। यहाँ से होल बना दिया और यहाँ से एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको कहते हो आप ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकिया को आपने, ट्रैकिया में होल बना दिया, ट्रैकियोस्टमी, होल इन ट्रैकिया थ्रू नेक, थ्रू नेक। इसमें डालोगे क्या, ये ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। इसलिए डिप्थीरिया मैनेज करने के लिए एक ईएनटी सर्जन भी चाहिए होता है, कि अगर ट्रैकियोस्टमी करनी हो तो ईएनटी सर्जन यहाँ पे आके निक लगाए, ऑपरेटिव प्रोसीजर है, यहाँ पे इंसिजन दे और एक ट्यूब ऐसी बनाए जो ट्रैकिया में जाके लगा दे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं डाल पा रहे हैं। तो अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम देखा जाए तो ऑपरेट नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि कोई एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर जा सकती है कि नहीं। अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब सेफली जा, उसमें भेजा जा सकता तो वो इंट्यूबेट करेगा, ठीक है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेगा। एंडो मतलब अंदर, ट्रैकिया का मतलब ट्रैकिया में, तो ईटी ट्यूब डालेगा। लेकिन अगर ईएनटी सर्जन आएगा तो उसका काम ये होगा कि आप यहाँ से एक होल बना के एक ट्यूब पास करिए जो सीधे ट्रैकिया में हो, क्योंकि ऊपर से हम लोग ट्रैकिया पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं इंसर्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो प्रोसीजर कर सकते हैं, इंट्यूबेशन बाई ईटी ट्यूब और ट्रैकियोस्टमी बाई ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। लिख लेते हैं, पहला कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, तो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें एक कर सकते हैं इंट्यूबेशन बाय ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब का मतलब एंडोट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब। दूसरा ये कर सकते हैं हम लोग ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकिया में होल बना दिया, टॉमी मतलब होल, ट्रैकियोस्टमी बाई ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब।
तो यहाँ पे नेक में हमने इंसिजन लगाया क्योंकि हमने देख लिया ऊपर का रास्ता ब्लॉक हो गया, उसको ज्यादा छेड़ने से कोई फायदा नहीं है ना। तो ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जो था उसको हमने इस तरीके से मैनेज किया। ठीक है, तो ये भी एक तरह से लोकल कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये लाइफ थ्रेटनिंग था, है ना। हो सकता है इतना ज्यादा मेम्ब्रेन इतनी दूर तक ना गई हो, लेकिन हो सकता है वो डिसलॉज हो गई हो। डिसलॉज हो गया होगा तो आगे जाके जहाँ पे भी नैरो पाथवे होगा वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, है ना। तो पहली कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने लिख लिया है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। इसमें कुछ तो टफ नहीं है, जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था एक ट्यूब हम ऊपर से डाल सकते हैं, एक ट्यूब हम सामने से डाल सकते हैं। सेकंड लिख लीजिए आप, टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी, टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी। तो जो एक्सोटॉक्सिन निकला था वो क्या कर रहा है, वो कार्डियक मसल्स की नेक्रोसिस करा दे रहा है। लिख देते हैं, एक्सोटॉक्सिन कॉजेज कार्डियक मसल नेक्रोसिस। आपको पता है जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनका काम होता है ब्लड पंप करना। अगर मसल की नेक्रोसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा पेशेंट। जब पंपिंग एक्टिविटी फेल होगा तो आप कहते हो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना। देयरफॉर डिक्रीज्ड pumping activity leading to CHF, है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अलावा आपने एक चीज और पढ़ा था, रिलेटिव टैकीकार्डिया। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर अफेक्ट करेगा तो हार्ट रेट, अगर सिंथेटिक बढ़ा देगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पैरासिम्पथेटिक बढ़ा देगा तो कम हो जाएगा। तो ज्यादातर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ा देता है, इसलिए रिलेटिव टैकीकार्डिया। टॉक्सिक टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देयरफॉर रिलेटिव टैकीकार्डिया। आप लोग पढ़ चुके हो रिलेटिव टैकीकार्डिया। एक चीज और है बेटा, ये पीआर इंटरवल बढ़ा देता है आपका। ईसीजी कराओगे तो पी आर इंटरवल प्रोलोंगेशन होता है। आप लोगों ने ईसीजी वाले लेक्चर में पढ़ा भी था कि जब पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा तो हार्ट ब्लॉक मिल सकता है ना। देयरफॉर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में बी सीन। ठीक है, तो जो डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो कार्डियक टॉक्सिसिटी होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हियर इज ड्यू टू कार्डियोटॉक्सिसिटी। इतना कुछ कर दे रहा है, हार्ट ब्लॉक करा सकता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी, है ना। तो एक बार दोबारा हम लोग कार्डियक टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं। रिलेटिव टैकीकार्डिया हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ना है इसको। दूसरी चीज, मसल्स की नेक्रोसिस करा देगा अगर एक्सोटॉक्सिन, तो पंप कैसे करेगा हार्ट, पंप नहीं करेगा तो सीएचएफ हो सकता है, ये भी हम लोग कार्डियक सिस्टम में पढ़ चुके हैं। लास्ट थिंग है कि यहाँ पे पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि जब हार्ट ब्लॉक हम लोग ईसीजी में पढ़ते थे तो फर्स्ट डिग्री होता था तो पीआर इंटरवल बढ़ता था, सेकेंड डिग्री में होता था कुछ हार्ट बीट्स आपकी कंडक्ट नहीं होती थी, है ना, जो ऐसे नोट से पल्सेशंस होती थी या डिस्चार्जेस होते थे। थर्ड डिग्री में वेंट्रिकल अपने रेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि एवी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। कार्डियक टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट में आप लोग क्या दोगे कार्डियक टॉक्सिसिटी के लिए, एल कार्निटीन, एल कार्निटीन, ठीक है, 500 मिलीग्राम टेबलेट वंस डेली। ठीक है, तो ये कार्डियक टॉक्सिसिटी हो गई। एक तो सीएचएफ करा सकता है, दूसरा आपका हार्ट ब्लॉक करा सकता है, तीसरा रिलेटिव टैकीकार्डिया करा सकता है। ठीक है, अब टॉक्सिक न्यूरोपैथी देख लेते हैं। ये आपका कार्डियोमायोपैथी था, अब तीसरा टॉक्सिक न्यूरोपैथी। टॉक्सिक न्यूरोपैथी में आपने देख लिया था जो टॉक्सिन थे वो लोकली आपके क्या करते थे, पैलेट को पैरालाइज कर देते थे। तो लोकली आपको पैरालिसिस ऑफ पैलेट मिल जाता था,
पैलेट, है ना, इसको कहते थे पैलेटल पैरालिसिस, है ना। इसकी वजह से जो आवाज हो जाएगी ऐसे लगेगा इंसान नाक से बोल रहा है। तो नीजल क्वालिटी ऑफ वॉइस लिख लेते हैं, देयरफॉर नीजल क्वालिटी ऑफ वॉइस। और लोकली टॉक्सिन क्या कर रहा था, आपके फेरिंग्स को भी पैरालाइज कर दे रहा था, है ना। टॉक्सिन पैरालाइजेस फेरिंग। तो फेरिंग्स अगर पैरालाइज हो जाएगा तो आप सॉलो कैसे करोगे, है ना। देयरफॉर डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, या अगर सॉलो नहीं करेगा तो जो फूड खाएगा वो नाक से निकल सकता है ना, swallowing, therefore nasal regurgitation of food, nasal regurgitation of food। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, नथिंग टफ। अगर लोकली आपके पैलेट को पैरालाइज कर दिया, सॉफ्ट पैलेट को, यूला को, तो ऐसे लगेगा को केवल नाक से बोल रहा है, नेजल क्वालिटी ऑफ वॉइस। इसके अलावा फेरिंग्स को पैरालाइज कर देगा, पोस्टीरियर फेरिंग्स को, तो डेग्लूटेशन इफेक्टेड होगा, वो कोई चीज निगल नहीं पाएगा, इजी निगल नहीं पाएगा तो मुंह में इकट्ठा होगा, या तो वोमिट कर देगा या तो नाक से आ जाएगा, ठीक है। तो नाक से फूड बाहर आ सकता है, आप कहते हो नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। इसके अलावा क्रेनियल नर्व पैल्सी हो सकती है, क्रेनियल नर्व पैल्सी, मेनली थर्ड नर्व, मेनली थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व मतलब ऑकुलोमोटर, ऑकुलोमोटर। अगर ऑकुलोमोटर पैरालिसिस हो जाएगी तो क्या होगा, स्क्विंट हो जाएगा, आपकी आईज डेविएट हो जाएंगे और एकोमोडेशन एब्सेंट हो जाएगा, लिख लेते हैं। इसकी वजह से स्क्विंट मिल सकता है, मतलब आई डेविएशन, एक आई किसी तरफ जा रही होगी, दूसरी आई किसी और तरफ जा रही होगी, या लॉस ऑफ एकोमोडेशन, ये लोग ऑप्था में पढ़ोगे आप लोग, लॉस ऑफ एकोमोडेशन। पास की चीज दिखने में दिक्कत होगी, या कह सकते हो ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन। इसके अलावा पैरालिसिस भी करा सकता है, ये पैरालिसिस कराता है डिसेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है, डिसेंडिंग पैरालिसिस। कोई पैरालिसिस असेंडिंग होती है, कोई पैरालिसिस डिसेंडिंग होती है। तो डिप्थीरिया मेनली डिसेंडिंग पैरालिसिस कराता है, मतलब पहले आपके हैंड्स और फीट पैरालाइज नहीं होंगे, पहले आपको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है, पहले आपके थाइज वगैरह पैरालाइज होंगे। तो चलो इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने कार्डियक पढ़ लिया था, कार्डियक में हमने कह दिया रिलेटिव टेकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है और सीएचएफ हो सकता है, खत्म। ट्रीटमेंट कार्निटिन दे दिया। फिर आपने कह दिया टॉक्सिक न्यूरोपैथी हो सकता है, टॉक्सिक न्यूरोपैथी में आपने कह दिया कि सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज होगा तो नेजल ट्वांग ऑफ वॉइस होगा या नेजल क्वालिटी ऑफ वॉइस होगा। फेरिंग्स को पैरालाइज कर दिया आपने, ठीक है, तो सॉलोइंग गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फूड हो। क्रेनियल नर्व पैरालिसिस करोगे मेनली थर्ड, जिसको ऑकुलोमोटर कहते हो, तो स्क्विंट हो सकता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन या ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। इसके अलावा डिसेंडिंग पैरालिसिस हो सकता है, ऊपर से नीचे पैरालिसिस प्रोग्रेस करेगी तो आप कहते हो डिसेंडिंग, नीचे से ऊपर प्रोग्रेस करती है तो उसको आप कहते हो असेंडिंग, ठीक है। तो सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गए, ठीक है। और जहां तक डायग्नोसिस की बात हुई तो डायग्नोसिस ये क्लिनिकल है पहली चीज, और दूसरी चीज लिख लेते हैं यहाँ इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग क्या करते हैं, थ्रोट स्वैब लेते हैं, थ्रोट स्वैब, जैसे आजकल कोरोना के लिए ले रहे हैं, ठीक है, माउथ में स्टिक से थ्रोट स्वैब लेते हैं। थ्रोट स्वैब्स को अगर एल्बर्ट स्टेन से स्टेन करते हैं तो इससे हम लोग देख लेते हैं ये डिप्थीरिया है कि कुछ और है। ये तो आपको घंटों में मिल जाता है एल्बर्ट स्टेन, लेकिन इसको कल्चर भी करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्रोट स्वैब से हम लोग थ्रो स्टेनिंग करा सकते हैं और कल्चर करा सकते हैं, ठीक है। कल्चर करा के ग्रो करा के देख लिया, अगर आपका डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया ग्रो किया है तो डायग्नोज कर लेंगे, एल्बर्ट स्टेनिंग में कर लेंगे। और ग्राम पॉजिटिव होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव तो बहुत बैक्टीरिया होते हैं, इससे हम ग्राम पॉजिटिव है और एल्बर्ट स्टेन ले रहा है, इसका मतलब डिप्थीरिया है। थ्रोट स्वैब का आपने कल्चर किया, डिप्थीरिया की कॉलोनी ग्रो हुई तो आप कह दोगे
कि ये आपका डिप्थीरिया है, डिसीज जो है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट पे एक मिनट आ जाइए। ट्रीटमेंट में हम लोगों ने आधा तो पढ़ ही लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कॉम्प्लिकेशन था, है ना। ट्रैकियोस्टमी करेंगे और इंट्यूबेशन करेंगे। इंट्यूबेशन मतलब माउथ से ट्रैकिया में पाइप डाल देंगे, वो नहीं पॉसिबल है तो नेक में होल बना के ट्रैकिया तक पहुंचेंगे और एक ट्यूब कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में देखिए, जो आपका बैक्टीरिया था वो लोकली डिवाइड कर रहा था, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला इस चीज ये है, बैक्टीरिया के लिए कुछ करेंगे आप, है ना। तो मतलब पहला लोकल ट्रीटमेंट देंगे कि आपका जो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है वो ना डिवाइड कर पाए, यही टॉक्सिन भी सिक्रीट करता है ना। दूसरा आप करोगे अगेंस्ट टॉक्सिन, अगेंस्ट टॉक्सिन मतलब सिस्टमिक ट्रीटमेंट करोगे, सिस्टमिक ट्रीटमेंट। देखिए बैक्टीरिया ने ही टॉक्सिन सिक्रीट किया है ना, तो अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई मेडिसिन दोगे तो टॉक्सिन आगे नहीं बनेगा, लेकिन जो टॉक्सिन बॉडी में जा चुका है उसे न्यूट्रलाइज करोगे। जो आप एंटी टॉक्सिन दोगे वो, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके लिए आप दे दोगे एंटीबायोटिक, ठीक है। इसके लिए आप दे दोगे एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो यहाँ एंटीबायोटिक दे दिया, पेनिसिलिन दे दिया, मेनली देते हैं। यहाँ एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन या सीरम दे दिया आपने, इसको एडीएस बोलते हो आप, है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी आप इसको ट्रीट कर दीजिए उतना अच्छा है। अगर बैक्टीरिया बहुत दिन तक रह गया तो बहुत टॉक्सिन सिक्रीट कर देगा, टॉक्सिन बहुत देर तक ब्लड में रह गया तो सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा, तो उसको आप एंटी टॉक्सिन से कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड, treatment should be started as early as possible because anti-diphtheria serum is effective against only free toxin। जो ब्लड में है उसी पे इफेक्टिव, अगर वो कार्डियक सिस्टम में चला गया है तो उस पे इफेक्टिव नहीं है। दैट इज ओनली अगेंस्ट टॉक्सिन इन ब्लड, नॉट इन टिश्यूज। अगर वो टॉक्सिसिटी कर चुका है तो एंटी टॉक्सिन देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी दे सकते हो एंटी टॉक्सिन उतना अच्छा है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे लोकल इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक दोगे ताकि टॉक्सिन बने ना, ठीक है। टॉक्सिन जो ब्लड में चला गया है उसको तो आप न्यूट्रलाइज कर लोगे एंटी टॉक्सिन से या एंटी डिप्थीरिया सीरम से, लेकिन जो ऑलरेडी कार्डियोटॉक्सिटी या न्यूरोटॉक्सिटी करा चुका है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो अब अपना जितना इफेक्ट करना होगा उतना करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स में क्या देंगे। एंटीबायोटिक्स, पेंसिलिन के बहुत कम यूज हैं लेकिन यहाँ पेंसिलिन का यूज है, ठीक है। यहाँ पहला हम लोग लिख लेते हैं आईवी क्रिस्टलाइन पेंसिलिन, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन, ठीक है। यहाँ आईवी क्रिस्टलाइन पेंसिलिन देंगे और इसकी डोज तो होगी 1 लाख to 1.5 lakh international unit per kg per day TDS for 14 days। नॉर्मली याद करने के लिए आप 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे याद कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे TDS, ठीक है, 14 डेज के लिए। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट एलर्जिक है, किस चीज से, पेंसिलिन से, तो सेकेंड चॉइस आप दे सकते हो इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। सेकेंड इज इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन इसको दोगे एट द रेट 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे QID, ठीक है, मतलब 4 बार दोगे इसको। ये भी 14 डेज के लिए देंगे आप, ठीक है। तो ये 2 एंटीबायोटिक हैं जो आपके बैक्टीरिया को किल करेंगे।
लेकिन बैक्टीरिया को किल कर दोगे और एंटी डिप्थीरिया सीरम नहीं दोगे तो जहां जहां ये जाएगा वहां वहां टॉक्सिसिटी कराएगा, और अगर जा चुका होगा तो टॉक्सिसिटी हो चुकी होगी। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग आगे। सेकंड, एडीएस, एंटी डिप्थीरिया सीरम। सीरम हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फ्री टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, न्यूट्रलाइजेस ओनली फ्री टॉक्सिन। जो ऑर्गन में जा चुका है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर आपने बहुत लेट दिया तो शायद इसको देने का कोई फायदा ना हो। न्यूरोटॉक्सिटी हो गई हो तो न्यूरो से रिलेटेड फीचर्स जो आपने पढ़े थे। कार्डियोटॉक्सिटी हो गई हो तो हो सकता है एरिथमिया हो सकता है रिलेटिव टैकीकार्डिया, हो सकता है सीएचएफ हो गया, हो सकता है हार्ट ब्लॉक हो गया हो, है ना। तो इसका मतलब है एडीएस जो देंगे हम लोग जितनी जल्दी डायग्नोज कर लेंगे उतनी जल्दी देंगे। तो हम लोगों ने देखो क्लासिफाई किया था, फॉसियल, नेजल और लेरिंजियल, है ना। तो नेजल होगा तो कम देना पड़ेगा, नेजल डिप्थीरिया होगा तो आपको कम देना पड़ेगा, 20 to 40,000 इंटरनेशनल यूनिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल डोज, सब में सिंगल डोज ही देंगे। अगर लैरिंजियल होगा तो थोड़ा और देना पड़ेगा। लैरिंजियल डिप्थीरिया है तो आपको 20 to 40,000 बताए। ठीक है, अगर लैरिंजियल होगा तो 40 to 80,000 इंटरनेशनल यूनिट, 40 to 80,000 इंटरनेशनल यूनिट सिंगल डोज दोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका थर्ड है फॉसियल है, फॉसियल सबसे ज्यादा सीरियस होता है। फॉसियल डिप्थीरिया है तो आप कितना दोगे, तो इसी से और 40 ऐड कर दोगे। अब यहाँ 80 to 1,20,000, ठीक है, 1.2 लाख लिख लीजिए, 40 बढ़ाते जाइए, 1.2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इतना आपको एंटी डिप्थीरिया सीरम देना है। ठीक है, और इसको बहुत स्लो देते हैं आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्टिंग, गिवन वेरी स्लोली आफ्टर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, जितना भी आपका एंटी डिप्थीरिया सीरम है उसको एक बड़े से बॉटल में नॉर्मल सलाइन में डाल दो और सेंसिटिविटी करने के बाद स्लो चला दीजिए। सारे वायल्स जो भी आपके वायल्स आते हैं, 1 वायल एडीएस इज इक्वल टू 10,000 इंटरनेशनल यूनिट एंटीटॉक्सिन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको 40 देना है तो 4 वायल आपने उसको धीरे धीरे लगा दिया। ठीक है, तो एक बार दोबारा ट्रीटमेंट को देख लेते हैं।